वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक हमने मोलिकुलर बायोलॉजी के 5 लेक्चर किए, जिसके अंदर हमने डीएन मोलिकुलर बायोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की और मोलिकुलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात की। फिर बच्चों हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझा। आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम। अब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले डीएनए डैमेज और डीएनए डैमेज के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम। अगर बच्चों हम डीएनए डैमेज को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे बच्चों? एनी टाइप ऑफ अल्ट्रेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन और डीएनए डैमेज। समझ गए बच्चों? एनी काइंड ऑफ अल्ट्रेशन और चेंजेस in genetic material which is transferred to one generation to another generation is called mutation। क्या है बच्चों डीएनए डैमेज और म्यूटेशन? क्या है कि कोई भी ऐसा हमारा डीएनए के अंदर जो अल्ट्रेशन है या चेंज है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक डीएनए डैमेज। एनी काइंड ऑफ अल्ट्रेशन और चेंज in genetic material which is transfer from one generation to another generation is called mutation। ठीक है। अब वो अल्ट्रेशन या म्यूटेशन बच्चों किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड कट, डबल स्टैंडर्ड कट, और बच्चों थाइमिन थाइमिन प्रिमिडीन की फॉर्मेशन, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का अमाइनेशन, या जैसा भी कुछ है वो डीएनए डैमेज है। जैसे बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड कट, यह एक प्रकार की म्यूटेशन है। बच्चों डबल स्टैंडर्ड कट, किसी भी जहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्टैंडर्ड कट। तीसरा है बच्चों थाइमिन थाइमिन डाइमर की फॉर्मेशन। थाइमिन थाइमिन डाइमर। फोर्थ है बच्चों अगर किसी भी नाइट्रोजन बेस का डे अमाइनेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल साइटोसिन, अगर साइटोसिन से अमाइन ग्रुप बाहर निकल जाए तो बच्चों वो यूरासिल बन जाता है, जो अब ग्वानिन के साथ पेयरिंग नहीं करता। तो डी अमाइनेशन। जो भी कुछ अल्ट्रेशन वन जनरेशन से, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशंस बहुत सारी है ना, तो एस लगेंगे क्योंकि ये प्लूरल है बच्चों। एनी काइंड ऑफ अल्ट्रेशन इन जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब बच्चे हम पढ़ेंगे कि जो अल्ट्रेशन है वो कैसे होती है, उसके क्या कारण है। तो बच्चों जो म्यूटेशन और चेंजेस है, जो म्यूटेशन है, और यस, म्यूटेशन बच्चों दो तरह की होती है। एक होती है बच्चों स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन।
क्या होती है बच्चों? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और दूसरी होती है बच्चों इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या म्यूटेशन की मदद से, जो म्यूटेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर या म्यूटेशन, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और इस सेकंड को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये देखो बच्चों, अगर हम इनको दोनों को डिफाइन करें तो इनकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, जो शायद आपने पहले कभी सुनी होगी। म्यूटेशन आर डन विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर, विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर और म्यूटेशन is called spontaneous mutation। वहीं दूसरी तरफ बच्चों म्यूटेशन और डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर और म्यूटेशन is known as induced mutation। वेरी गुड। अब जैसे बच्चों स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती है, कैसे होती है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की रेट क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में? जैसे हम बात करें तो जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट, जब डीएनए पॉलीमरेज अपनी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, डीएनए पॉलीमरेज जब अपनी 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है तो 10⁵ न्यूक्लियोटाइड जुड़ने पर एक गलती होने की गुंजाइश होती है, 1 मिस्टेक। अब डीएनए पॉलीमरेज अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो बतो 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस है, और डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी क्या है बच्चों? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये करने के बाद 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड पे एक गलती होने की गुंजाइश होती है, 1 मिस्टेक। इसके बाद भी अगर कोई गलती रह जाए तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम, टेन टू की पावर 10 न्यूक्लियोटाइड पर एक गलती होने की गुंजाइश। ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम की। इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, तो 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड होने पर एक गलती। ये क्योंकि बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन, और इतना ही इनका जेनेटिक मटेरियल है, इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना है। 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पर एक गलती। इनके जेनेटिक मटेरियल पे तो शायद 10⁻6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं सारे ही जेनेटिक मटेरियल पे। तो इसलिए बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो यहाँ पे बहुत कम होने के चांसेस है। तो हम पढ़ेंगे कि रीज़न क्या है, फिर भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्यों हो जाती है।
रीजन होने के चांसेस तो बहुत कम है, पर फिर भी सर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाती है चुपके से। ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे कि रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और जो इंड्यूस म्यूटेशन है उसके तो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो भी बायोलॉजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। पर सर ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन चुपचाप कैसे हो जाती है बिना बताए? ये तो बोलती है कि हम तो पता नहीं लगने देते। हो जाती है बच्चों, कभी कभी कुछ चीज़ें पहली बार होती है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती है। रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो जो फर्स्ट रीजन है बच्चों वो है टोटोमेरिक शिफ्ट। अगर कोई नाइट्रोजन बेस टोटोमेरिक शिफ्ट चेंज करता है तो वहाँ पे गलती होने की चांसेस हो जाते हैं। वो अलग न्यूक्लियोटाइड के साथ अखिया मिलाने लग जाता है। जैसे एडेनिन अगर अपनी टोटोमेरिक शिफ्ट कर ले तो वो थाइमिन से बात ही नहीं करता बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन को याद करता है और साइटोसिन से चुपचाप बोलता है आओ बॉन्ड बनाए। बच्चों ये चीज़ें गलत है क्योंकि ये नुकसानदायक है, म्यूटेशन है, अल्ट्रेशन है, चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर है 6 अमाइनो प्यूरिन, जो कभी कभी हमें याद आ जाती है। ये किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों? एडेनिन की। तुम ऐसे ही तो थे पहले भी, पर तुम टोटोमेरिक शिफ्ट क्यों करते हो? हम सर किसी को गुमराह करते रहते। मेरा मन थाइमिन से भर चुका था, अब मुझे साइटोसिन पसंद आती। 6 अमाइनो प्यूरिन इसको हम बोलते हैं। और जो गुआनिन की स्ट्रक्चर है 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। तुम भी दिन पर दिन बदतमीज होती जाती हो गुआनिन। तुम टोटोमेरिक शिफ्ट करके साइटोसिन की बजाय थाइमिन से बातें करते हो और चुपचाप बोलते हो आओ बॉन्ड बनाए। तुम ऐसे ही हो। इसके थाइमिन के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर साइटोसिन। सभी ऐसे हैं, बहुत कम है जो किसी से बातचीत नहीं करते और वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। ये क्या है बच्चों? साइटोसिन फॉर एग्जाम्पल। अब हम बताएंगे कि ये है थाइमिन की स्ट्रक्चर, जो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ये है बच्चों थाइमिन। ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किए थे। ये एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। अब ये अपनी किस फॉर्म के अंदर है? ये है बच्चों अपनी, जो एडेनिन है वो अपनी इम्यूनो फॉर्म के अंदर है, गुआनिन है वो अपनी कीटो फॉर्म के अंदर है। कीटो फॉर्म के, सॉरी अमाइनो फॉर्म। ये एडेनिन किस फॉर्म के अंदर है? अमाइनो फॉर्म के अंदर। अमाइनो फॉर्म। और ये है अपनी कीटो फॉर्म के अंदर। कीटो फॉर्म के अंदर ये भी अपनी अमाइनो फॉर्म के अंदर और ये भी अपनी कीटो फॉर्म के अंदर। जैसे ये अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में होते हैं जब ये कोई भी अपनी टोटोमेरिक शिफ्ट चेंज नहीं करते। फर्स्ट जो रीजन हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे टोटोमेरिक शिफ्ट।
टोटोमेरिक शिफ्ट, जो रीजन ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है उसका फर्स्ट रीजन पढ़ रहे हैं बच्चों हम, टोटोमेरिक शिफ्ट। अब जैसे ये किससे बातचीत करने लग जाता है बिना बताई, थाइमिन। थाइमिन नॉर्मली ये थाइमिन के साथ साथ ही करता है। और थाइमिन को पहले ही पता होता है, ये मेरे को चुपचाप बोलेगा कि आओ बॉन्ड बनाए। ये बच्चों थाइमिन के स्ट्रक्चर, ये नॉर्मली डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसके साथ, जो कि लाजमी है और बिल्कुल सही है इसके, कि मुझे तो सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है। ऐसे ही गुआनिन जब अपनी कीटो फॉर्म के अंदर रहता है गुआनिन, तो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, साइटोसिन, जो इसके नीचे है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर। और चुपचाप बोलता है कि आओ बॉन्ड बनाए, और ये इनका अधिकार भी है बच्चों, साइटोसिन के साथ चुपचाप स्ट्रक्चर के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बना लेता है। साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, गुआनिन के साथ। वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक दो भी नहीं, तीन तीन, कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना। परंतु ऐसा कभी नहीं होता, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो चला ही जाता। और थाइमिन के साथ बच्चों कौन बनाता है, एडेनिन, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन थाइमिन के साथ, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और ये बच्चों बिना बताए चुपचाप इसके साथ, एडेनिन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। नॉर्मली ऐसा ही होता है जब ये अपनी इम्यूनोफॉर्म के अंदर हो और अपनी कीटोफॉर्म के अंदर, विदाउट टोटोमेरिक शिफ्ट, ये नॉर्मली इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ और थाइमिन एडेनिन के साथ। ये सभी अपनी नॉर्मल, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मली, जब किसी को कोई ऐतराज ना हो। परंतु बच्चों इन्हें क्या पता कि हमारा भविष्य कैसा होगा, क्या पता मुझे हमें यहाँ पे न रहना पड़े, कहीं हम और चले जाएं। और ऐसा ही होता है बच्चों, टोटोमेरिक शिफ्ट। और टोटोमेरिक शिफ्ट कैसे हो, जैसे बच्चों जो एडेनिन है यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर है, अमाइनो फॉर्म के अंदर है, अब ये चले जाएगा अपनी इम्यूनो फॉर्म के अंदर, डबल बॉन्ड NH। और सारी चीजें सही है, बस अपनी कीटो फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर चला जाता है, इम्यूनो फॉर्म के अंदर। और एडेनिन जब अपनी कीटो फॉर्म से इम्यूनो फॉर्म के अंदर जाता है, तब बच्चों ये थाइमिन को भूल जाता है कि अब मैं तुमसे बॉन्डिंग नहीं करूंगा। तो फिर एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करने लग जाता है चुपचाप। ये साइटोसिन से बातचीत करता है कि साइटोसिन, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैंने अपना बहुत कुछ बदलाव कर लिया है, प्लीज़ तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। साइटोसिन मान जाती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। अब बच्चों जो गुआनिन है वो कीटो फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर जाएगा, इनोल फॉर्म के अंदर। और चुपचाप गुआनिन भी बातें करने लग जाता है इधर उधर, कि बच्चों अब मैं पहले, ये OH कीटो फॉर्म से किस फॉर्म, कीटो फॉर्म से बच्चों किस फॉर्म में जाएगा, इनोल फॉर्म के अंदर, इनोल फॉर्म के अंदर। और चुपचाप बिना बताए किसी से अपना काम बैठा देता है, किसके साथ, थाइमिन के साथ।
थाइमिन यहाँ से छूट के आ गई थी और बोल थाइमिन ने गुआनिन के साथ बात कर ली कि एडेनिन तो मेरे को छोड़ के चला गया, तू ही मुझसे बात कर लेना। तो ये बोला ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और साइटोसिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे साइटोसिन भी पता चलती है कि ये भी अपनी टोटोमेरिक शिफ्ट करती रहती है। और ये अपनी अमाइनो फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर चली जाती है, इम्यूनो फॉर्म के अंदर। और बच्चों देखते देखते ये भी बोलती है कि मैं अब वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, और प्लीज मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करो। ये क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन अब किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने करने लग जाएगी, एडेनिन के साथ। देख रहे हैं, बदल गए सभी। ये देखो टोटोमेरिक शिफ्ट, ये 1% चांसेस होते हैं इसके, ऐसे नहीं है कि डेली डेली होती रहती है। और ये भी अपनी किस फॉर्म के अंदर आ गया, कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म के अंदर। और चुपचाप अपनी बातचीत कर लेते हैं। और थाइमिन किसके साथ बॉन्डिंग करता है, गुआनिन के साथ। किसी से कोई बातचीत नहीं करना। और ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है, हम जैसे पहले थे हम अभी वैसे नहीं है, प्लीज़ आप हमारी बात मान जाओ, अब हम वो नहीं है और हमारे साथ ये बॉन्ड बना ले। ये 1% चांस होते हैं, 90% चांस नॉर्मली, 99% चांस इनके साथ, और ये 1% चांस। सफल होने की गुंजाइश बहुत ही कम। और ये फिर अपनी फितरत बदल लेते हैं थोड़ी देर में। ये कुछ टाइम के बाद ये अपनी इम्यूनो फॉर्म से वापस इनोल फॉर्म के अंदर आ जाता है, इम्यूनो से अमाइनो फॉर्म के अंदर आ जाता है, और साइटोसिन फिर यहाँ से चली जाती है, जैसा कि उसको पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। फिर आप पूछोगे कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। पहली बात तो वो ऐसी गलती गुंजाइश ही नहीं करता कि एडेनिन की इतनी औकात कहाँ से हो जाए कि वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना ले, वो किसी और के साथ चला जाए। पर सर ऐसा होता है, रियल लाइफ एग्जांपल है, क्योंकि ये अपनी टोटोमेरिक शिफ्ट कर लेता है और इसकी बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनिन की साइटोसिन के साथ। सर फिर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नाम की भी तो कोई चीज़ है, सर वो भी यहाँ से चूक सकती है। क्योंकि बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जो जब भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करता है। अगर फिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैठ रही है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है इस नाइट्रोजन बेस को हटाने की। अगर फिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बैठ रही तो ये बहुत ईजिली हटा देते हैं। तो सर बोलोगे सर तो इसका क्या इलाज है, इसका इलाज यही है, जब 1% से फिर टोटोमेरिक शिफ्ट के बाद ये चेंज होगी तो म्यूटेशन होगी, इसका इलाज यही है, म्यूटेशन। हम इसको ठीक नहीं कर सकते सर, म्यूटेशन हो गई। सर फिर तो ये खतरनाक है। हाँ बच्चे खतरनाक है, 5'2'3'। और सर डीएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं कर सकता, नहीं, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने क्या देखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिसमैच रिपेयर सिस्टम सर, म्यूट एस, म्यूट एल, म्यूट एच, ये भी कुछ नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगले की फिट बैठ रही है तो हमें क्या मतलब है। यस सर, आप ऐसे ही हो। और ये देखते देखते एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, साइटोसिन के साथ। सर ये तो म्यूटेशन हो गई ना। यस, 5' से। अब सर क्या दिक्कत होगी, यस ये नेक्स्ट जनरेशन में पास भी होगी, क्योंकि यही तो क्या है, म्यूटेशन जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी। सर ये कैसे पास होगी, यस ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। और सर ये किस टाइप की म्यूटेशन है, आपने सर तो स्पॉन्टेनियस तो बता दिया, पर स्पॉन्टेनियस में किस टाइप की है। जैसे कि ये जो एडेनिन है ये यहाँ पे अपनी अमाइनो फॉर्म में नहीं है, इम्यूनो फॉर्म के अंदर है, इम्यूनो फॉर्म के अंदर। इसके चांसेस कितने हैं, 1%। और कुछ समय के बाद सर ये अपनी अमाइनो अमाइनो फॉर्म के अंदर भी जाएगा, अमाइनो फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये 99% वहीं खेलता है। ये तो इधर थोड़ा घूमने आया था पार्क में टहलने।
सर ये कैसे पास होगी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चों ये है एडेनिन, जो अपनी, अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया कि मैं तो वहीं जाऊंगा, पहले जिस फॉर्म के अंदर था, अमाइनो फॉर्म के अंदर, बिल्कुल जाओ, आपका अधिकार है ये, आपका मौलिक अधिकार है ये। अब ये थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा कि थाइमिन, मैं घर पे आ गया हूँ, थाइमिन बोलती ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा लगता होता है। परंतु इसने इधर तो गड़बड़ कर दी, ये साइटोसिन को छोड़ के भाग गया 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ अलग बनेगा ऐसा। यहाँ पे थाइमिन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग होगी ग्वानिन की, ट्रिपल हाइड्रोजन, पर होनी किसकी थी? एडेनिन की। पर पहले एडेनिन था, क्या गया ग्वानिन, एडेनिन से क्या रिप्लेस हो गया? ग्वानिन। पायरिमिडिन, प्यूरिन से प्यूरिन ही रिप्लेस हुआ। तो सर ये किस टाइप की म्यूटेशन है? इसको बोलेंगे बच्चों ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। सर आपको ये सारी चीजें पता है? शायद मुझे ये सारी चीजें पता है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्यूरिन इफ, ये क्या है? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये क्या है बच्चों? अगर हम ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन को डिफाइन करें, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन और pyrimidine is replaced by pyrimidine is called transition type of mutation. और यही हुआ है बच्चों, एडेनिन ने किसको रिप्लेस किया? ग्वानिन को। और साइटोसिन ने किसको रिप्लेस किया? थाइमिन को, थाइमिन को। तो एडेनिन प्यूरिन है, ग्वानिन भी प्यूरिन है, साइटोसिन पायरिमिडिन है और थाइमिन पायरिमिडिन है। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है सर, आप हमें पहले ही बता देना ये सारी चीजें, बाद में हम इसको याद कर लें। बच्चों अगर आप चीज़ों को दोहराओगे ना तो आप बहुत जल्दी याद करो। आपको ज़रूरत ही है चीज़ें याद करने की, तुम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सेकंड, सेकंड है बच्चों दूसरा। सर एक तो आपने बता दिया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, टोटोमेरिक शिफ्ट की अगर हो जाए तो होगी। एडेनिन थाइमिन की बजाय साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, साइटोसिन ग्वानिन की बजाय एडेनिन के साथ करेगा, वही बात है। और ग्वानिन साइटोसिन के बजाय थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और एडेनिन साइटोसिन के साथ, ग्वानिन थाइमिन के साथ। ये 1% चांसेस है जब कोई अपने अमीनो फॉर्म से कीटो फॉर्म के अंदर चला जाए और कीटो फॉर्म से इनोल कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म के अंदर चला जाए। अब सर जो दूसरा रीजन है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जैसा कि आप हमें बता रहे हो, समझा रहे हो। अब दूसरा है बच्चों स्पॉन्टेनियस डीअमाइनेशन, स्पॉन्टेनियस डीअमाइनेशन। अगर किसी भी नाइट्रोजन बेस का डीअमाइनेशन हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो सर पहले जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा अब वैसा नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करता है? जैसे थाइमिन एडेनिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ये बच्चों ग्वानिन साइटोसिन के साथ ये नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं।
परंतु अगर इनका डीअमाइनेशन हो जाए, डीअमाइनेटिंग एजेंट भी होते हैं, यहाँ पे H2O का इस्तेमाल करके यहाँ से डीअमाइनेशन हो जाए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O डीअमाइनेशन, तो ये नाइट्रोजन बेस बच्चों चेंज हो जाते हैं, ये पहले जैसे नहीं रहते। तो एडेनिन किस में चेंज हो जाता है? हाइपोजेंथिन के अंदर। किसके अंदर बच्चों? हाइपोजेंथिन के अंदर। ग्वानिन जेंथिन के अंदर। और साइटोसिन अपना थोबड़ा ऊपर कर लेता है, सी का क्या बन जाता है? यू, अपना मुंह ऊपर कर लेता है। तो साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? यूरासिल में। और जैसा कि एडेनिन नॉर्मली, इधर क्या है? नॉर्मली एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, वहीं दूसरी तरफ अब एडेनिन कन्वर्ट हो गया हाइपोजेंथिन में। अब एडेनिन थाइमिन के बजाय साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करता है। जेंथिन किसके साथ करता है? ग्वानिन पहले साइटोसिन के साथ करता है, जेंथिन अब भी साइटोसिन के साथ करेगा, बट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएंगे ओनली बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका सिर्फ लगाव थोड़ा कम हो जाता है, पर आदमी वही रहता है। और यूरासिल, जो साइटोसिन पहले ग्वानिन के साथ कर रहा था, अब साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो गया, अब ये एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जो कि बिल्कुल इनकी फितरत में पहले नहीं था। तो इसको भी क्या बोलेंगे कि पहले थाइमिन था, क्या था बच्चों? जो थाइमिन था वो कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया। थाइमिन को रिप्लेस किसने किया? साइटोसिन ने। पायरिमिडीन से पायरिमिडीन, और साइटोसिन से साइटोसिन पायरिमिडीन। गुआनिन प्यूरिन से एडेनिन प्यूरिन, ये रिप्लेस किसने किया? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ट्रांजिशन मीन्स सर प्यूरिन replace by purine or pyrimidine replace by pyrimidine। ये आदमी ठीक है, ये वही रहता है, पहले भी साइटोसिन के साथ कर रहा था, अब भी साइटोसिन के साथ, पर थोड़ा सा लगाव कम हो गया, कोई बात नहीं, आदमी तो वही है। अब सर नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। फर्स्ट हमने क्या क्या किया? टोटोमेरिक शिफ्ट। सेकंड हमने क्या किया? डीअमाइनेशन। अब सर ड्यूप्यूरिनेशन, थर्ड है, थर्ड टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन। सर डीप्यूरिनेशन क्यों? डी पिरिमिडेशन क्यों नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे। नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इट इज ड्यू टू increase in temperature, it is due to increase in temperature। डिप्यूरिनेशन हो जाता है कि जो ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के अंदर, जो प्यूरिन का जो ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, डिप्यूरिनेशन हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो। और दूसरी तरफ पायरिमिडिन का बॉन्ड नहीं टूटता, वो उसमें टेंशन कम होती है और उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्यूरिन है बच्चों, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्टेबिलिटी और कम होती है, और बॉन्ड बॉन्ड टेंशन ज़्यादा होती है, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। और पायरिमिडिन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे इतनी टेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्या है बच्चों?
OH और यहाँ पे क्या है CH2 और ये बॉन्डिंग बना रहे हैं अपने दोस्त एडेनिन के साथ 6 अमाइनो प्यूरिन के साथ। 6 नंबर पोजीशन पे क्या है अमाइनो ग्रुप, ये यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ये N नंबर है 9 नंबर और ये कार्बन है फर्स्ट C1N9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वहीं दूसरी तरफ ये एक पेंटोज शुगर है और ये गले का गुंडा OH ग्रुप जो किसी से भी नहीं डरता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं एक पायरिमिडीन के साथ जिसको आप जानते हैं ये साइटोसिन है जो बदल जाती है बात बात में। और इसको क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को C1 और N1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जो ये बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डीप्यूरिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। C1N9 बॉन्ड का टूटने के चांसेस ज़्यादा है बजाय C1N1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटने के बजाय। इसलिए बच्चों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये सिंगल रिंग और ये डबल रिंग। ये बॉन्ड पे टेंशन ज़्यादा है और इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी कम है। ठीक है सर, इससे क्या होगा, इससे हमारे भविष्य पे क्या असर पड़ेगा क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो किसी कारण से होती है और उसका रीज़न भी होता है और वही क्यों होता है ये भी पता होता है। जैसे 5 प्राइम है, अब यही सर ये 5 प्राइम क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है ना बच्चों, यहाँ सर 3 प्राइम OH ग्रुप, इसमें क्या हुआ। अब जैसे ये एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है साइटोसिन और ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये देखो ऐसे, ये जैसे एडेनिन है। फिर सर एक और डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है सर, ये है गुआनिन है। फिर उसके बाद भी एक डबल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, थाइमिन है। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और गलती से ये बॉन्ड टूट जाए, डीप्यूरिनेशन हो जाए किसी बॉन्ड का, फॉर एग्जांपल जैसे एडेनिन का यहाँ से डीप्यूरिनेशन हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी कम, ये रिमूव हो गई, इफ इट इज रिमूव, तो सर इसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। भविष्य पे DNA रेप्लिकेशन में जो DNA डैमेज है उसके भविष्य की तो ऐसी तैसी हो जाएगी क्योंकि बच्चों ये 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम जो DNA सिंथेसिस हुआ वो यहाँ तक हुआ, यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला, ये इसको खाली छोड़ के आगे निकल गया ऐसे। यहाँ पे गुआनिन जुड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन के साथ एडेनिन, तो इसको क्या बोलेंगे डिलीशन। ये है बच्चों 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों डिलीशन। डिलीशन तो ये एक प्रकार की म्यूटेशन ही तो हुई, डिप्यूरिनेशन। अगर यहाँ से कोई अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये म्यूटेशन हो जाए तो ठीक है सर, अब हम समझ गए। समझदार को इशारा ही बहुत होता है। और भी बता दीजिए सर शाम तक और शायद सुबह तक। स्लिप इज एरर ऑफ DNA पॉलीमरेज। अगर DNA पॉलीमरेज स्लिप हो जाए अपनी जगह से, क्यों होगा सर, क्योंकि कुछ हमारे जो DNA के जो सीक्वेंस है, टेलोमेरिक सीक्वेंस और सेंटोमेरिक सीक्वेंस, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस है और DNA पॉलीमरेज वहाँ से
स्लिप हो जाता है और उसके कारण से वहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यू जो स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं, जिससे म्यूटेशन हो जाती है, स्लिपेज एरर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। सर ये चीज़ें ऐसे कैसे हो जाती है? फिर सर इसका कोई इनके भविष्य पे कोई फर्क पड़ता है? यस। क्या? कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि जो टेलोमेरिक सीक्वेंस है और जो सेंटोमेरिक सीक्वेंस है वो हेट्रोक्रोमेटिन है, वो यूक्रोमेटिन नहीं है, उनका डीएनए का इतना रेप्लिकेशन नहीं होता और वो जेनिक पोर्शन नहीं होते। हमारे डीएनए में सभी जो न्यूक्लियोटाइड है वो जेनिक पोर्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो सर वो कट जाए फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। यस, उनको फिर इंक्रीज कर देंगे, अगर वो डीएनए एक्स्ट्रा भी जुड़ गए तो क्या दिक्कत है? जेनिक पोर्शन में थोड़ी ना हो, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। पर सर फिर हम इसको म्यूटेशन में क्या कर रहे हैं? ये कोई डिफिकल्टी ही नहीं कर रहे, तो सर हम इसको म्यूटेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चों, कुछ जेनिक पोर्शन है वो भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में होती है, जैसे सी ए जी 14 टाइम रिपीटेड सीक्वेंस। अगर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज स्लिप हो जाता है, जिससे हंटिंगटन डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है सर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड एडिशन, अगर न्यूक्लियोटाइड्स का एक्स्ट्रा एडिशन हो जाए तो डीएनए स्लिपेज एरर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्लीपिंग अकर्स, स्लीपेज अकर्स when डीएनए polymerase replicating a repetitive sequences। सर ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहाँ होती है? बच्चों, ये टेलोमेरिक सीक्वेंस और सेंटोमेरिक सीक्वेंस बहुत सारी होती है। फॉर एग्जांपल, टेलोमेरिक सीक्वेंस, टेलोमेरिक सीक्वेंस और सेंटोमेरिक सीक्वेंस। जो सेंटोमियर की सीक्वेंसेस है वो रिपीटेटिव होती है, जिससे जैसे मशीन धागे सीमती है तब धागा नहीं छोड़ देती है, ऐसा ही कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हो। नहीं सर, समझाओ। ऐसे कैसे धागा छोड़ देगी मशीन? छोड़ देती है। तुम सिलाई तो करते हो, सूट सिलने की कोशिश करते हो। जैसे कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल टेलोमेरिक सीक्वेंस है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है। यहाँ पे है TAGGG TTAGGG TTAGGG, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है, टेलोमेरिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो प्राइमर जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और जो डीएनए पॉलीमरेज की बीटा क्लैंप है वो उसको स्लाइड करवाती रहती है। सर बीटा क्लैंप तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, यूकैरियोटिक सिस्टम में कौन सी है? पीसीएनए रिंग। कौन सी रिंग बच्चों? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर दैट। सर यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर कौन सी रिंग होती है? प्रोकैरियोटिक के में तो आपने बता दी, यूकैरियोटिक में होती है बच्चों पीसीएनए रिंग। आप समझदार हैं, और समझदार को ये क्या है बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज। सर इसकी रिंग तो दिखा दो बना के, ये दिखा दी। इस रिंग को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग क्लैंप, जिसको यूकैरियोटिक सिस्टम पीसीएनए रिंग। ठीक है सर, कोई बात ना। अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन चलेगी बहुत ही धमाकेदार तरीके से। गाड़ी 150 पर बजा रखी। जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ता है 3 प्राइम एंड की तरफ, इन रिपीटेटिव सीक्वेंस को ऐड कर रहा है, तो डीएनए थोड़ा सा बेचारा स्लिप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? स्लिप। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको
नेक्स्ट दृश्य में दर्शाएंगे। जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, टी टी ए जी जी जी, टी टी ए जी जी जी, टी टी ए जी जी जी। और जैसा कि डीएनए स्लिप हुआ और उसका पिछवाड़ा धरती में जा टिका। ऐसा मत करो। जैसे डीएनए सिंथेसिस यहाँ तक दौड़ा चला आया, सी 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 टी ए, सी 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 टी ए, और यहाँ पे आके उसका फिसल गया सिस्टम, क्योंकि इसको सारी चीज़ें सेम टू सेम दिखने लगी। और डीएनए थोड़ा सा फिसल गया। फिसलने के बाद वो बेचारा दोबारा से उठ खड़ा हुआ, परंतु उसने जहाँ छोड़ा था, जहाँ तक उसने रेप्लिकेशन कर लिया था, उससे थोड़ा पहले ही उसने दोबारा बाइंडिंग कर ली अपनी यहीं पे, और फिर वही न्यूक्लियोटाइड दोबारा से जोड़ दी। सर इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नॉन जेनिक पोर्शन है टीलोमेरेज का। जैसे यहाँ तक आ गया था बच्चों, यहाँ तक। तो अब इसने क्या किया, सी 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 टी ए, पर इसने फिर वही न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ दिए, सी 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 टी ए। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को उसने बच्चों दो फालतू जोड़ दिया, स्लिपेज ड्यू टू डीएनए स्लिप। क्यों हुआ सर ये स्लिप? क्योंकि इसमें बच्चों क्या था, न्यूली जो सिंथेसाइज स्टैंड था उसमें जो डीएनए दौड़ रहा था उसको सेम सेम न्यूक्लियोटाइड दिखने लगे, और फिर उसने भी सेम सेम न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, कन्फ्यूजन हो गया और मशीन धागा छोड़ गई। तो न्यूली synthesized strand added extra nucleotide because DNA polymerase slip here। डीएनए पॉलीमरेज स्लिप कर गया, जिससे कि जो क्या है, गलती हो गई और म्यूटेशन हो गया, और बच्चों ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर टेलोमेरिक सीक्वेंस है, टिलोमेरिक सीक्वेंस है, सेंटोमेरिक सीक्वेंस है, क्या दिक्कत है इससे? कोई हमें कोई गलत हो जाने दो, क्या दिक्कत है, नॉन जेनिक पोर्शन है। पर सर ये डीएनए पॉलीमरेज यहीं पे स्लिप होता है और कहीं पे सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज वहाँ स्लिप होता है जहाँ पे पानी भरा होता है। पानी भरा मतलब कि जो सीक्वेंस रिपीटेटिव सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनली some genes have repetitive sequences in genes. Some genes have repetitive sequence in genes.
For example, in Huntington disorder, for example, in Huntington disorder, or hydrogen neurodegenerative disorder, क्या होता है बच्चों इसमें कि इसमें सीक्वेंस रिपीटेटिव होती है और डीएनए पॉलीमरेज धरती में जाके उसका मुंह बाजता है। सर नॉर्मली कितने होती है? 14 टाइम्स। CAG का मतलब क्या होता है सर? ये किसको कोड करता है? ग्लूटामीन को। इसकी तो सर मैं गोलियां खा लूंगा, मेरे को एजेंट शायद ही तुम कुछ ऐसा कर पाओगे। CAG रिपीट्स 14 टाइम्स नॉर्मली। फिर सर इससे क्या होगा? इससे जो बच्चों mRNA जो निकलेगा, इससे जो mRNA निकलेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसका जो सिंथेसिस होगा, और इससे बच्चों जो प्रोटीन बनेगा वो किसकी सिंथेसिस करवाता है? वो भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। नॉर्मल फोल्डिंग, ये कार्बोक्सिल टर्मिनल, ये एन टर्मिनल CN। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नॉर्मली फोल्डेड, जब अगर ये 40 टाइम्स रिपीट हो, और ये क्या करता है बच्चों? ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्ट करता है, फॉर्म एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, गुलाबी रंग का। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। फिर सर ये डिसऑर्डर कैसे हुआ? नॉर्मली की बात कर रहे हैं। अगर ये बच्चों नॉर्मली 14 टाइम से ज़्यादा हो जाए, अगर DNA स्लिप हो जाए, हो नहीं जाए, होता है जिनके DNA कमज़ोर है। इफ स्लीपेज एरर CAG repeats more than 14 times, more than 40 times, जिससे जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो ये आता है अमीनो, और ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिसफोल्ड रहता है, और मिसफोल्ड होने की बजाय होने से क्या होता है? जो एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है वो करेक्टली फॉर्म नहीं होता। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर नोट
वर्क प्रॉपरली, और दिमाग सिग्नल भेजता है पर एसिटाइल कोलिन ना ही कोई सिग्नल को रिसीव करता है और ना ही उसको बॉडी के अंदर फॉरवर्ड करता है एक्शन पोटेंशियल को। थ्रेशोल्ड से ऊपर तक नहीं करंट बन नहीं पाता, आदमी रोबोटिक डांस करने लग जाता है। ऐसा शायद नहीं होता। न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों। किसकी वजह से? स्लीपेज एरर डीएनए के। CAG कैग, कैग मीन सर और कुछ हो स्पोंटेन, आज सारे बता दो हमें। फिफ्थ, ट्रांसपोसोम्स। बच्चे कुछ होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना किसी ने आए वहां चले, चलो सर। ट्रांसपोसोम्स ये क्या होते हैं सर? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ये मोबाइल होते हैं, एम्बुलेंस की तरह बहुत तेज इधर उधर भाग जाते हैं। जैसे कि ये पोजीशन है मान लो ट्रांसपोजोन्स की, और क्या होते हैं ये पहले तो यहाँ से रिमूव होते हैं, क्योंकि ये मोबाइल है ना, कहीं से कहीं पे जाने के लिए ये यहाँ से रिमूव होते, कट होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन है ए, जीन है ए, ये जीन ए प्रेजेंट है और ये यहाँ पे घुस जाते हैं और म्यूटेशन कर देते हैं। कुछ तो डॉटेड रीजन हो गया, कुछ ये हो गया। ये क्या हो गया अब? जीन ए के साथ क्या हो गया? जीन ए, और इधर वाले पोर्शन में क्या है? ट्रांसपोसोम्स। ये गलत है, घूमते हैं म्यूटेशन करवा देते हैं। क्या करे भाई साहब। ये देखो जीन ए में बुरी तरह फंस गए, और यहाँ पे क्या था? ये क्या है बच्चों? ट्रांसपोसोम्स, मोबाइल डीएनए एलिमेंट। ट्रांसपोसोम्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। बच्चों आज हमने ये डिस्कस किया हंटिंगटन डिसऑर्डर, CAG 14 टाइम्स, इससे ज़्यादा हो जाए ग्लूटामिन का ट्रांसक्रिप्ट का, स्लीपेज एरर डीएनए का। ये जो चीज़ें हमने देखी, स्पॉन्टेनियस ड्यूरेशन वगैरह, ये है बच्चों स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब हम डिस्कस ये विदाउट एक्सटर्नल म्यूटेशंस। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल म्यूटेशन फैक्टर, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं भारी कारकों के द्वारा जो चीज़ें होती हैं जिनका उद्देश्य एक जनरेशन से दूसरे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पार करवाना। अगर हम इंड्यूस म्यूटेशन को का कारण पूछे कि ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ
presence of external factors और mutagens। सर ये कितने तरह के एक्सटर्नल फैक्टर और म्यूटेशन होते? लो, इन्हीं चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बच्चों फिजिकल एजेंट। दूसरा है बच्चों केमिकल एजेंट। तीसरा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड फोर्थ है बच्चों बायोलॉजिकल एजेंट, जिनको हम कैंसर बायोलॉजी फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स बहुत अच्छे तरीके से। वायरस, रेट्रोवायरस, कैंसर के अंदर। ठीक है सर, फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? कुछ आइडिया तो दे दो, हमें सच में कुछ भी नहीं पता। फिजिकल एजेंट होते हैं बच्चों रेडिएशंस। और सर केमिकल एजेंट्स, यस, एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट, डीअमाइनेटिंग एल्कलाइटिंग एजेंट। दूसरे बच्चों डीअमाइनेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग इंटरकैलेटिंग एजेंट। और सर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, O2 नेगेटिव, O3, ओजोन, हाइड्रोजन प्रोडक्साइड H2O2। और सर बायोलॉजिकल रेजेंट रेट्रोवायरस और वायरस, जो इंड्यूस करवाते हैं म्यूटेशन को। सर सच में ये म्यूटेशन को वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पास कर देते हैं? यस सच, यस रियली में। जो इंड्यूस म्यूटेशन क्या है बच्चों? एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बच्चों चार तरह के होते हैं, इसको हम फोर्थ यूनिट कैंसर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। सबसे पहले हम बच्चों याद बातचीत करेंगे फिजिकल एजेंट्स पे। फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट में क्या है बच्चों? रेडिएशन। रेडिएशन दो तरह की, आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी है बच्चों नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग। सर ये आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? थोड़ा हमें बताओ ना इसके बारे में, हमें बिल्कुल नहीं पता इनके बारे में। यस, आर यू रेडी? पीछे वालों, आर यू रेडी? तो नए आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है बच्चों? हाई स्ट्रेंथ रेडिएशन, जिनकी स्ट्रेंथ हाई होती है। हाई स्ट्रेंथ रेडिएशन।
और इनकी एनर्जी भी बच्चों हाई होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन। सर फॉर एग्जाम्पल एक्सरे बच्चों, एक्सरेज, गामा रेज। सर ये करती क्या है? ये बहुत कुछ कर देती है बच्चों, खून खराबा कर देती है, बॉन्ड ब्रेक करवा देती है। जब ये चलती है तो कुछ ना कुछ खून खराब। सिंगल स्ट्रैंडेड कट डीएनए जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, सिंगल स्ट्रैंडेड कट। दूसरा सर डबल स्ट्रैंडेड कट, डबल स्टैंडर्ड कट और ब्रेक, मतलब ये ब्रेक करवा देती है, ये होती है। और सर जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? जैसे सिंगल स्टैंडर्ड कट और डबल स्टैंडर्ड कट, एक और एंटी कैंसरस ड्रग है जो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड कट करवाती है, उसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटी कैंसरस ड्रग, जिसका नाम है बिलियोमाइनिस माइसिन, जो क्या करती है बच्चों, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड कट ऑन डीएनए। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आयनाइजिंग रेडिएशन ही सिंगल या सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड कट करती है। एक बिलियमाइसिन है वो भी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड कट कर सकते हैं। अब सर आप हमें बताएं जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है उनके बारे में बता दे थोड़ा बहुत। ये तो समझ गए कि सर हाई स्ट्रेंथ की है ये और इनकी एनर्जी हाई होती है, तो ये बच्चों कैसी होती है? ये लो स्ट्रेंथ की है और इनकी जो एनर्जी है वो लो है। सर फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज, सर ये खून खराबा नहीं करती? नहीं, हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं वो थोड़े से इनके मुकाबले इनके हमले को झेल सकते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, इतना उनके अंदर पेशेंस है नॉन आयनाइजिंग, पर वो नुकसान तो करके जाती है बच्चों। मैक्सिमम जो ये रेज है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड बाय डीएनए, इनको मैक्सिममली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डीएनए के बाद। इसकी जो वेवलेंथ है बच्चों 2000 नैनोमीटर होते हैं इनकी नोट की। और फिर भी क्या डीएनए के अंदर क्या गड़बड़ होती है? थाइमिन थाइमिन का डाइमर बन जाता है, थाइमिन थाइमिन डाइमर। सबसे ज़्यादा डाइमर बनने के चांसेस थाइमिन थाइमिन के, फिर साइटोसिन थाइमिन, फिर थाइमिन साइटोसिन, फिर साइटोसिन। ये कभी कोई पूछ ले कि सबसे पहले थाइम किसके बनने के चांस है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये थाइमिन थाइमिन के डाइमर बनने के चांसेस है। सर एक गुलाबी रंग का बना के दिखा दो, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा कि थाइमिन थाइमिन का सर डाइमर बनता कैसे है। अरे बुद्धू, आपको थाइमिन की स्ट्रक्चर पता है? कितनी बार बता चुका हूँ, एक मिथाइल ग्रुप ही तो है। ठीक है सर, ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन ग्रुप है और ये एक ऑक्सीजन ग्रुप है, यही तो है। ऐसा ही सर इधर है, ये क्या है? थाइमिन। ऐसा ही सर एक इसके जैसा ही ये थाइमिन इधर है, जिसके इधर और इधर मिथाइल ग्रुप। ये क्या है बच्चों? थाइमिन। जब ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस पड़ती हैं तो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल के बीच में
डाइमर बन जाता है, साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्म हो जाती है, साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्म्स हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म्स, फॉर्म्ड नहीं होती थी, अब भी तो होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्म्स, साइक्लोब्यूटेन रिंग्स फॉर्म्स हो जाती है। और इससे क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाता है, रेप्लिकेशन इनहिबिशन। और सर रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाने से क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन, प्रैक्टिकली तो यही होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन। इसके बाद का आंसर सर, इसके बाद का, इतने आप समझदार हो, और समझदार को इशारा ही काफी, डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाएगी सर, जो एक अच्छे मनुष्य के भविष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर। ठीक है सर, आपने हमें ये डिस्कस कर लिया फिजिकल एजेंट फर्स्ट नंबर। अब सर दूसरा हम डिस्कस करते हैं केमिकल एजेंट, इंड्यूस म्यूटेशन में केमिकल एजेंट्स। क्या होते हैं मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलेटिंग, जो मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दे, और फिर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो अपने आप को बदला बदला सा महसूस करे, मिथाइलेटिंग एजेंट। इथाइल, मिथाइल ग्रुप अटैच करवा दे, इथाइल मिथाइल सल्फेट, मिथाइल मिथाइल सल्फेट, नाइट्रोसोमाइन जो भी है, केमिकल एजेंट क्या है, मिथाइलेटिंग एजेंट। और एल्कलाइटिंग, एल्किली ग्रुप जोड़ दे, CH3CH2 एल्कलाइन, एल्किलेन, एल्केन एल्काइन ग्रुप जोड़ दे, मिथाइल ग्रुप जोड़ दे, तो मिथाइलेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों इथाइल मिथाइल सल्फेट, मिथाइल मिथाइल सल्फेट, नाइट्रोसामाइन, नाइट्रोसोमीन, ये क्या है, मिथाइलेटिंग एजेंट है, केमिकल एजेंट। और जैसे कि एन मिथाइल, एन नाइट्रो, एन मिथाइल, एन नाइट्रो, एन नाइट्रोसोगुआनिडीन, ये बच्चों केमिकल एजेंट है, मिथाइलेटिंग एजेंट है, जिनको हम इनके नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर कैसे, ऐसे कैसे मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, और जोड़ भी देंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा, वही गुलाबी रंग का हमने ले लिया, मिथाइलेटिंग। जैसे हमने एडेनिन, सिंपल स्ट्रक्चर है एडेनिन का, बहुत बार नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार बता चुका हूँ, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी, और चलो एडेनिन 6 अमाइनो प्यूरिन, गुआनिन क्या है, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, बहुत तो सिंपल है, NNCH। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, और क्या होगा, किसकी, इसके 6 नंबर पोजीशन पे, जैसे ऑक्सीजन के पास, ये सर, ये देखो मिथाइल ग्रुप इसने जोड़ दिया, ये मिथाइलेशन हो गया। इससे सर क्या होगा, जैसे ये क्या था, गुआनिन था, अब ये गुआनिन था, पहले गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता था, अब गुआनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। और पहले किसके साथ करता था, गुआनिन साइटोसिन के साथ, अब गुआनिन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। तो इस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन टाइप की ही तो म्यूटेशन म्यूटेशन बोलेंगे, क्योंकि पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन,
इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन टाइप ऑफ। अगर आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दे कहीं पे भी, ठीक है सर, हम समझ गए। अब सर डी अमाइनेटिंग एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही डी अमाइनो ग्रुप बाहर भाग जाता है। डी अमाइनेटिंग एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सर, डी अमाइनेट नाइट्रस एसिड, अगर ये नाइट्रोजन बेस के ऊपर क्या डाल दिया जाए हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो उसकी सारी खाल जल जाएगी। हाइड्रोक्सिल अमाइन, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, ये बच्चों डी अमाइनेशन करवा देते हैं। और डी अमाइनेशन से सिंपल सी बात है, वही एडेनिन का क्या बन जाता है? हाइपोजेंथिन। और हाइपोजेंथिन एडेनिन पहले किसके साथ बॉन्डिंग करता था? साइटोसिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के साथ। नॉर्मली एडेनिन किसके साथ करता है? थाइमिन के साथ। पर इसका डीअमाइनेशन हो जाए तो ये किसके साथ करने लग जाता है? साइटोसिन के साथ। और जैसे पहले गुआनिन था, साइटोसिन था जो गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, अगर इसका डीअमाइनेशन हो जाए, अब ये बात ही नहीं करता साइटोसिन से, ये किसके साथ, ये हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। पर अब ये डबल बॉन्ड से के साथ साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है अगर डीअमाइनेशन हो जाए। वैसे ही गुआनिन अगर साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, डीअमाइनेशन हो जाए, तो वो बच्चों यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ एडेनिन से बात करता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइपोजेंथिन में। हाइपोजेंथिन और एडेनिन सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन से ही बात करता है। एडेनिन साइटोसिन के साथ, हाइपोजेंथिन साइटोसिन, गुआनिन भी साइटोसिन, बट ओनली 2 bonds, but only 2 bonds are present। इसके अंदर दो बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। अब सर कुछ ऐसे बेस एनालॉग होते हैं जो स्ट्रक्चरल मिमिक करते हैं, दिखते कुछ और है और होते कुछ और है, और चुपचाप घुस जाते हैं बिना बताए। बेस एनालॉग्स जो स्ट्रक्चरल मिमिक करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 अमाइनो प्यूरिन, और बच्चों 5 ब्रोमो यूरासिल, ये स्ट्रक्चरल मिमिक ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। 2 अमाइनो प्यूरिन mimic to adenine। 5 bromouracil mimic to thymine। ठीक है। अब जैसे कि सर ऐसे कैसे मिमिक कर जाएंगे, अब हमें कुछ बताओ तो सही। आप समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब इधर की साइड मान लो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम, डीएनए पॉलीमरेज ने रेप्लिकेशन किया, और यहाँ पे एडेनिन की जगह क्या आ गया? 5, थाइमिन की जगह एडेनिन आना था, और एडेनिन की जगह क्या आ गया? 5 ब्रोमो यूरासिल। ये स्ट्रक्चरल मिमिक है, म्यूटेशन तो हो गई। और ये 5 ब्रोमो जो यूरासिल है 50% अपने कीटो फॉर्म के अंदर रहता है और 50% अपने इनोल फॉर्म के अंदर रहता है।
जिसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी गड़बड़ फैला देता है ये, एक बार आता है 50-50 कर देता है, कभी कुछ लग जाता है कभी कुछ लग जाता है। जब कीटो फॉर्म के अंदर होता है तो एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है, और अगर अपनी इनोल फॉर्म के अंदर है तब ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है। ये किसी से बात बताता ही नहीं है, चुपचाप खुश जाता है, बेसना लोग, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मिमिक करती है थाइमिन के साथ। इसलिए ही तो हम बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा मत करो। मिमिक घुस जाते हैं बिना बताए, पता भी नहीं चलता। अब जो लास्ट है, फोर्थ है, गुलाबी रंग नहीं, ब्लू कलर, इट्स ओके। इंटरकैलेटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट इनकी खासियत क्या होती है? ये मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड होते हैं, मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड होते हैं, और इनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमें सर एग्जाम्पल के साथ बताया करो। फॉर एग्जाम्पल प्रोफ्लेविन, बेंजोपायरिन, एटीबीआर, एक्रिडिन ऑरेंज, ये क्या है? इंटरकैलेटिंग एजेंट जो क्या करवाते हैं बच्चों? डिलीशन या इंसर्शन। ये क्या क्या करवा सकते हैं ये बच्चों? इंटरकैलेटिंग एजेंट्स causes a deletion and causes deletion or insertion type mutation। डिलीशन और इंसर्शन टाइप में, इससे क्या हो जाएगा सर? डिलीशन और इंसर्शन टाइप से क्या फर्क पड़ेगा? फाइनली इससे क्या हो जाएगा? देन फ्रेम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कोजेस, इससे बच्चों क्या हो जाएगा? शिफ्ट ही, जो फ्रेम की जो शिफ्ट है वो ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये, और इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में इंटरकैलेटिंग एजेंट मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर के आके फंस जाते हैं, जिससे क्या तो इंसर्जन हो जाता है, क्या डिलीशन हो जाता है। सर वो कैसे हो जाता है? सब्र करें, पेशेंस इज की टू सक्सेस।
जैसे इनके बीच में ये इंटरकैलेटिंग एजेंट आ गए, जिससे क्या होगा, क्या तो इंसर्शन हो जाएगा, क्या डिलीशन हो जाएगा। और इंसर्शन और डिलीशन से क्या हो जाएगा, फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये है 5' to 3', यहाँ पे मान लो साइटोसिन है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एडेनिन है डबल रिंग स्ट्रक्चर, थाइमिन है, साइटोसिन है, और इस इनके बीच में इंटरकैलेटिंग एजेंट आ गया एडेनिन और थाइमिन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरकैलेटिंग एजेंट आ गया इनके बीच में। ये इससे क्या हुआ, इससे बच्चों ये हुआ कि जो टेम्पलेट स्टैंड हुआ उसमें गलती हो गई। 5' to 3', यहाँ पे गुआनिन एडेनिन इसको गलत समझ लिया और इसकी जगह साइटोसिन जुड़ गया कि ये ऑक्सीजन का ऑक्सो ग्रुप देखने के बाद, और यहाँ पे थाइमिन जुड़ गया और साइटोसिन के साथ गुआनिन, ये बॉन्ड बना लिए इन्होंने 2 या 3 जो भी है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन। इंसर्शन। और ये क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट। और सर डिलीशन कैसे होगा, डिलीशन का तो बता दीजिए। आप बच्चों समझदार है और समझदार इशारा ही काफ़ी। जैसे ये है 5' से 3', और सेम टू सेम यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पे ये एडेनिन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मान लो थाइमिन है, और यहाँ पे मान लो साइटोसिन है, और इसके बीच में एक ऐसा इंटरकैलेटिंग एजेंट आ गया मल्टी स्ट्रक्चर, 1 2 3 3 का, जिससे क्या हुआ कि जो न्यू टेम्पलेट स्टैंड फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पे एडेनिन ही छूट गया, जो मेन आदमी था। बारात में फूफा जी ही रह गए जिनको जाना जरूरी था। साइटोसिन के साथ गुआनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन के साथ एडेनिन, और ये छूट गया, यहाँ पे जुड़ गया साइटोसिन, और ये एक्टिव साइट दूर रह गई इसकी, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाया, और साइटोसिन के साथ गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे भी इन्होंने बातचीत कर ली ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये क्या है, डिलीशन। ठीक है सर, मैं मान गया। पर सर आप एक चीज़ बताओ, हाँ बीच में बोल गए थे आप, शायद भूल गए क्या भाई। सर ये फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे गुलाब के फूल, जैसे कि मान लो ये है फॉर एग्जांपल AUG CCC GGG, कुछ भी है मान लो, और UUUUAA मान लो ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टार्ट कोडोन है। तो जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपल की फॉर्म में होते हैं। इसका एक मतलब निकलेगा, इसका एक मतलब निकलेगा, इसका एक मतलब, इसका एक मतलब, इसका एक मतलब, जो जरूरी है वही 5' से 3'। अब सोच के देखो, इसमें से एक जुड़ गया, इसमें इसे मान लो टी जुड़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एक मतलब, अब तीनों का इनका एक मतलब, पर अब ये 3 बदल चुके हैं, TGG हो गया, अब नेक्स्ट वाले GUU हो गया, अब नेक्स्ट वाले UUA हो गए। ठीक है, तो और अगर यहाँ से हम रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल AUG रिमूव कर दें, CCC, और 3G में से एक जी हटा दें, UUU और UAA, अब मान लो ये यहाँ से रिमूव
यहाँ पे तो फर्स्ट में किया ऐड और यहाँ पे किया रिमूव सेकंड में, तो इसका एक मतलब हो गया, इसका एक मतलब, अब इनका एक मतलब है और इनका एक मतलब, ये बेचारा रह गया। तो ये क्या है, पूरी शिफ्ट ही चेंज हो जाती है क्योंकि जेनेटिक कोडोन ट्रिपल की फॉर्म से एक वो होता है। ठीक है सर, आपने हमें बता दिया। तो इसलिए क्या है, इंटरकैलेटरिंग एजेंट डिलीशन और इंसर्जन करवा देते हैं, जिससे आगे वाली जो पूरी स्ट्रेंथ है, जो स्टैंड है, वो फ्रेम शिफ्ट उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है सर, हम समझ गए। सर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये ऑक्सीडेशन करवा देते हैं बच्चों, किसका? फॉर एग्जाम्पल ये है गुआनिन, NCHN, यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन करवा दिया, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन, O2 माइनस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, जो भी है, ये क्या था? गुआनिन था। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जोड़ दिया। अब ये गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन के साथ, वो एडेनिन के साथ या साइटोसिन के साथ, क्योंकि ये अब क्या बन गया, 8 ऑक्सो गुआनिडीन, ये चेंज हो गया, ये पहले जैसा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये पहले जो गुआनिन है, ये जो गुआनिन है पहले साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, अब ये एडेनिन के साथ कर रहा है। तो साइटोसिन से पहले पहले किसके साथ कर रहा था? साइटोसिन के साथ, अब एडेनिन के साथ। इससे क्या हो गया, ये कौन सा टाइप का म्यूटेशन है? ये है बच्चों, ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांसवर्जन है दिस ये। और उन सभी में कौन सी म्यूटेशन था? प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस किया, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन को रिप्लेस किया। परंतु यहाँ पहले साइटोसिन था, साइटोसिन को थाइमिन के साथ रिप्लेस करना था, पर एडेनिन के साथ रिप्लेस किया ऑक्सीडेशन से। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। वो पहले क्या था? ट्रांसवर्सन। और अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन। वो सारे ट्रांजिशन टाइप के थे, ये ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। और सर लास्ट आपने बोला था बायोलॉजिकल एजेंट, कौन करवाता है? वायरसेस, फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस। इनको बच्चों हम यूनिट नंबर 4 कैंसर बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैंसर बायोलॉजी में बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में, क्योंकि ये हमारा एक पसंदीदा सब्जेक्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल, काउ इज ए सोशल एनिमल। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।